हाय दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज हम मॉक टेस्ट का पार्ट 8 डिस्कस करेंगे, जो कि अगेन बेस्ड है NISM सीरीज 5A मॉड्यूल पर, विच इज फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। तो आज हम इसका 8th पार्ट डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट का। आई होप आपको ये वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी और आपको समझ आ रहा होगा। तो दोस्तों, अगर आप ये सारी सीरीज कंप्लीट करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि शायद ये आप एग्जाम बिल्कुल बहुत आराम से और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर पाएंगे और रॉक करेंगे। तो हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, इनिशियल इशू एक्सपेंसेस इन लिक्विड फंड हैज टू बी। ऑप्शन ए 0, बी देन 0.000125, सी 0.25%, डी नन ऑफ द अबव। हमारे पास इसका आंसर है ए। तो हमारी इनिशियल इशू एक्सपेंसेस इन लिक्विड फंड आर जीरो। देखिए, इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। इनिशियल इशू एक्सपेंसेस आर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग ए स्कीम इन एन एफओ। तो जैसे ही किसी म्यूचुअल फंड हाउस ने नया एनएफओ, न्यू फंड ऑफर लॉन्च किया, कोई स्कीम लॉन्च की, तो इट्स अ वन टाइम एक्सपेंसेस। अब इसमें आगे देखिए, स्कीम लॉन्च बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ सेबी रेगुलेशंस 2008 had to bear the initial issue expenses of up to 6% of the amount of mobilized। तो पहले जितना भी टोटल अमाउंट एक्यूमुलेट करते थे इन्वेस्टर से, उसका 6% तक चार्ज कर सकते थे। बट अब ये रेगुलेशंस के हिसाब से क्या कर दिया गया, दिस हैज बीन डिसकंटिन्यूड एंड द इनिशियल इशू एक्सपेंसेस आर नाउ बोर्न बाय द एएमसी। तो एएमसी के पास जो अपने फंड्स होते हैं, अपने सरप्लस फंड्स होते हैं, जो अपने प्रॉफिट का पोर्शन होता है, उसमें से वो अपने एक्सपेंसेस कर सकते हैं। कोई भी इनिशियल इशू एक्सपेंसेस को चार्ज नहीं कर सकते, वो वहां से अपनी स्कीम से कोई भी किसी भी तरह का इनिशियल इशू एक्सपेंसेस को चार्ज नहीं किया जा सकता। सेकंड क्वेश्चन है, ए स्कीम्स एनएवी वैल्यू इंक्रीजेस फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, इट विल शो। तो देखिए क्या है कि अगर हमारे पास किसी भी स्कीम्स की वैल्यू है 2 साल पर इंक्रीज हो रही है, तो हमें इट विल शो, ये क्या शो करना चाहिए, इसको या कैसे दिखाना चाहिए, किसको इसको शो करना चाहिए। तो ए ऑप्शन है हमारे पास एब्सोल्यूट रिटर्न, बी सिंपल रिटर्न, सी कंपाउंड एनुअलाइज्ड रिटर्न्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था लास्ट टाइम, जब भी हमारे पास रिटर्न्स होंगी फॉर मोर देन 1 year, तो हमारे पास एक कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स आएंगे, जिसको हम बोलते हैं CAGR। और अगर लेस देन 1 year रहेगा तो हमारे पास एब्सोल्यूट रिटर्न डिस्कस करेंगे। बट यस, ऑफ कोर्स, इन केस ऑफ लिक्विड फंड्स, वहां पर सेबी ने अलाउ किया है कि वो अगर 1 year से कम के रिटर्न्स भी हैं तो उसको CAGR में शो कर सकते हैं। बट यहाँ पर सिंपल इस तरह का कोई लिक्विड फंड्स वगैरह कोई मेंशन भी नहीं है, तो इसका मतलब हम इक्विटी फंड्स मानकर चलेंगे या जनरलाइज मानकर चलेंगे। तो कोई भी 2 years के रिटर्न है इस केस में, तो these will be calculated or this will be shown as a compounded annualized returns। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में 10% रिटर्न आया, फिर सेकंड ईयर में फिर से 10% आया, तो एब्सोल्यूट तो 20 हो गया। बट हम 20% काउंट तो नहीं कर सकते कंपैरेटिव स्टडी के लिए। तो इट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स, CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन किम इट हैज बीन मेंशन्ड दैट 65% ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, दिस इज कॉल्ड। तो देखिए, इसमें ऑप्शन है हमारे पास, मतलब ये हो गया कि किम जब एनएफओ लॉन्च हुआ तो किम आया, किम में की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, तो उसकी अब्रीज्ड इंफॉर्मेशन उसमें डाला और उसमें ये मेंशन किया कि स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा कि 65% इन्वेस्टमेंट्स करेंगे इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स में। तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलिसी ऑफ द स्कीम, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, पोर्टफोलियो ऑफ द स्कीम और नन ऑफ द अबव। दिस वुड बी द पार्ट ऑफ पॉलिसी ऑफ द स्कीम। ये स्कीम्स की पॉलिसी रहेगी कि 65% इन्वेस्टमेंट होगा वो की इक्विटी और इक्विटी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड होगा। आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव स्कीम्स का होता है, हो सकता है टू जनरेट लॉन्ग टर्म रिटर्न इन 5 years टाइम ओवर ऑन इन इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इक्विटी। इस तरह का वो ब्रॉड जब हम बात करते हैं वो ऑब्जेक्टिव हो जाता है। जब हम स्पेसिफिक कर देते हैं 65% इन्वेस्टमेंट विल बी इन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड, वो पॉलिसी ऑफ स्कीम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किम इज अटैच्ड विद। किम अगेन जो हमने डिस्कस किया, किम इसका मतलब है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो ऑफर डॉक्यूमेंट बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट होता है, उसकी अब्रीज्ड इंफॉर्मेशन जो आती है वो किम में आती है, बिकॉज ऑफर डॉक्यूमेंट इज वेरी लेंथी डॉक्यूमेंट्स एंड एवरी इन्वेस्टर्स
और इंस्टीट्यूशन कांट गो थ्रू इट, तो किम उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, जिसमें की किम का मतलब की मतलब बहुत मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसमें होती है। तो ये किसके साथ अटैच होता है, तो देखिए ट्रांजेक्शन स्लिप, एप्लीकेशन फॉर्म, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी। तो जो किम होती है, जो बहुत मेन इंफॉर्मेशन होती है, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ये हमेशा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में ही आता है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गई वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको इन्वेस्टर्स को मिल जाती है। तो हमारा आंसर हो गया बी, किम इज अटैच्ड विद एप्लीकेशन फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज टेक्निकल एनालिसिस। ऑप्शन ए वॉल्यूम एंड प्राइस बिहेवियर, बी मार्क टू मार्केट, सी बुक वैल्यू एनालिसिस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए वॉल्यूम एंड प्राइस बिहेवियर इज टेक्निकल एनालिसिस है। टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट के बेसिस पे डिस्कस करते हैं कि किस तरह का वॉल्यूम चल रहा है, शेयर्स में कितने वॉल्यूम पर ट्रेडिंग हो रही है, कितना प्राइस चल रहा है, वॉल्यूम और प्राइस के आपस में क्या बिहेवियर है। तो इन दोनों चीजों को जब भी डिस्कस करते हैं तो वो टेक्निकल एनालिसिस हो जाता है। जब हम मार्क टू मार्केट करते हैं तो इससे टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि किसी भी स्टॉक और वैल्यूएशंस का, कि मार्केट में उसका कितना वैल्यूएशंस है, उसकी मार्किंग कितनी है। थर्ड हमारा बुक वैल्यू एनालिसिस हमेशा हमारा फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, कि हम बहुत फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, किसी कंपनी को बहुत अच्छे से इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं। और डी ऑल ऑफ द अबव, तो इसलिए हमारा टेक्निकल एनालिसिस क्या है, चार्ट, चार्ट के बेसिस पे क्या करता है, प्राइस एंड वॉल्यूम बिहेवियर। आपने चार्ट्स देखे होंगे शेयर प्राइस के, जब चार्ट होते हैं तो वहां पर वॉल्यूम देखते हैं, शेयर कितने ट्रेड हो रहे हैं, उनका क्या प्राइस चल रहा है। तो इसको हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। हु कीप्स द डिटेल्ड रिपोर्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन होती है उनका डिटेल्ड रिपोर्ट कौन रखता है, तो देखिए कस्टोडियन, कस्टोडियन का हमारे पास ऑप्शन है। कस्टोडियन क्या करता है, सिक्योरिटीज की कस्टडी रखता है। एएमसीज डेली रूटीन के ट्रांजेक्शंस और एग्जीक्यूट करती हैं, रिक्वेस्ट प्रोसेस करती हैं। CRNT रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, वो सभी डिटेल्ड रिपोर्ट रखती है ट्रांजेक्शंस की। डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम है, जो हम जो हमारी स्कीम्स है उनको इन्वेस्टर्स के पास ले जाना, उनको सेल करना। तो हमारे पास इसका आंसर हो गया RNT, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, उनका काम होता है डिटेल्ड रिपोर्ट रखना। फॉर्मूला टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशंस इन एक्सेल इज। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको देखिए याद रखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन एक हम स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं, उसको निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो आप सिंपल सा, अगर आप इसमें ऑप्शंस देखते हैं तो STDEV, SD, STD, DEV, STD, DV। हमारे पास इसका आंसर है ए। स्टैंडर्ड को हमने यहाँ सिर्फ ST लिया है और डेविएशन को DEV लिया है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, STDV इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम ये डाल देते हैं रोज में, सपोज मान लीजिए फिगर्स हैं, और अगर हम ये STDDV डालते हैं तो इससे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशंस निकल आता है। टाइम स्टैम्प मशीन। देखिए टाइम स्टैम्प मशीन होती क्या है, जो हमने डिस्कस किया था, जब भी कस्टमर और इन्वेस्टर्स कोई अपनी रिक्वेस्ट देता है अपने पॉइंट ऑफ सेल पर, पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस पर, उसकी कोई रिडम्पशन रिक्वेस्ट हो गई, उसकी कोई ट्रांजेक्शन स्लिप हो गई, उसकी कोई सेल परचेज का रिक्वेस्ट हो गया, उसको कोई परचेज करना है, तो टाइम स्टैम्प उसकी रिक्वेस्ट पर पंच की जाती है, वो टाइम स्टैम्प मशीन करती है। तो वो क्या करती है टाइम स्टैम्प मशीन, टाइम स्टैंपिंग सीरियल नंबर, जो उसका एक रनिंग सीरियल नंबर होता है, वो रखती है, वो कैप्चर करती है। मशीन आइडेंटिफिकेशन, हर मशीन की अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है कि कौन सी मशीन है, वो टाइम स्टैम्प मशीन में वो कोरिलेट करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं। लोकेशन कोड भी आइडेंटिफाई करते हैं कि उसके मशीन का लोकेशन कोड क्या है। एंड डी ऑल ऑफ द अबव, तो इसका हमारे पास आंसर आ गया कि टाइम स्टैंपिंग जो मशीन है ये सभी इंफॉर्मेशन कैरी करती है। तो जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट देता है कभी पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस पर, तो उसके ऊपर ये जो उसको रनिंग सीरियल नंबर या टाइम मशीन के जो नंबर्स मिलता है, उस पर ये सभी चीजें आइडेंटिफाई हो सकती हैं कि कौन से टाइम मशीन का स्टैंपिंग सीरियल नंबर क्या है, मशीन की आइडेंटिफिकेशन क्या है, कौन सी मशीन है, मशीन की लोकेशन क्या है, टाइमिंग क्या है, रनिंग सीरियल नंबर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड यील्ड ऑफ द स्कीम इज मेंशन्ड इन किम। किम अगेन की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, वही ऑफर डॉक्यूमेंट का शॉर्ट फॉर्म जिसमें सारी मेन इंफॉर्मेशन रहेंगी। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड यील्ड ये कभी किसी को भी नहीं पता होता, तो इसके हमारे ऑप्शन हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो देखिए एक्सपेक्टेड रिटर्न कोई भी कहीं पर भी गारंटेड नहीं लिखी हो सकती, कहीं भी एक्सपेक्टेड रिटर्न को मेंशन नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर हमारे पास फॉल्स हो गया। कोई भी स्कीम में किसी भी डॉक्यूमेंट में आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं मिलेंगी। हाउ फ्रीक्वेंटली एनएवी ऑफ एन इक्विटी स्कीम्स आर कैलकुलेटेड। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी स्कीम्स की एनएवी को कब कब कैलकुलेट किया जाता है। ऑप्शन है डेली, वीकली, क्वार्टरली, वंस इन फाइनेंशियल ईयर। इसका आंसर है हमारे पास ए, एनएवी को डेली कैलकुलेट किया जाता है। तो मार्केट के क्लोजिंग आवर्स के बाद एक म्यूचुअल फंड के स्कीम्स में जितने भी शेयर्स हैं वो सब
कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है और ऑटोमेटेड सिस्टम है, उसकी बेसिस के ऊपर एनएवी, नेट एसेट वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड्स निकल आती है, तो ये डेली निकालनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बीटा ऑफ ए स्कीम इज लेस देन वन ऑफ द फंड इज, अब बीटा क्या है, रिस्क है, हमें पता था कि बीटा हमेशा रिस्क है, वॉलेटिलिटी है। तो देखिए इसका ऑप्शन, मोर रिस्की कंपेयर टू द मार्केट, लेस रिस्की कंपेयर टू द मार्केट, नाइदर रिस्की नॉर प्रॉफिटेबल, बीटा डजंट मेक एनी इंपैक्ट ऑन द स्कीम। तो हमारे पास इसका आंसर बी है, क्योंकि लेस देन वन है, तो अगर बीटा लेस देन वन है तो लेस रिस्की है, वन है तो स्टेगनेंट है, अगर बीटा हाई है तो इट्स मीन्स बेंचमार्क और मार्केट की कंपैरेटिवली हाई रिस्की है। तो हमारे पास आंसर आ गया इसका बी। बीटा आल्सो नोन एज द बीटा कोफिशिएंट इज ए मेजर ऑफ वॉलेटिलिटी और ए सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ ए सिक्योरिटी और ए पोर्टफोलियो कंपेयर टू द मार्केट एज ए होल। तो अगर बीटा ज्यादा होगा तो ज्यादा वॉलेटाइल होगा, बीटा यहाँ पर एक से कम है तो लेस वॉलेटाइल और लेस रिस्की कंपेयर टू द मार्केट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नो ट्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। देखिए इसमें ऑप्शन है रिस्क कवरेज, बी है इन्वेस्टमेंट, सी है बोथ एंड डी नन ऑफ द अबव। देखिए जब भी हम इंश्योरेंस करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, उसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है उसका एक ही होता है, हमारा लाइफ कवर, रिस्क कवर करना, लाइफ की रिस्क कवर करना। लाइफ इंश्योरेंस का कभी भी ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं होता। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया, आंसर बी, इन्वेस्टमेंट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। नाउ यूनिट कैपिटल इज इशूड एट, यूनिट कैपिटल का मतलब वो जब हम एनएफओ लॉन्च करते हैं तो जो फर्स्ट यूनिट्स होती हैं वो कौन सी फेस वैल्यू पर इशू की जाती हैं। तो एनएफओ में सभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स की जो यूनिट कैपिटल है वो इशू की जाती है एट द रेट ऑफ 10 रुपीज फेस वैल्यू। उसके बाद जब एनएवी मूव करती है तो वो एनएवी मूव करती है, अगर आपने देखा होगा तो या तो अबाउट 10 या बिलो 10। तो हमें ये जरूर ध्यान में रखना है कि जब भी यूनिट कैपिटल इशू की जाती है वो इशू की जाती है फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंड मैनेजमेंट कॉस्ट इज मोर इन, फंड मैनेजमेंट की कॉस्ट किस में ज्यादा होती है। तो यहाँ पर कुछ फंड्स के नाम दिए हुए हैं हमारे पास, ए पॉजिटिव पैसिव फंड्स, बी गिल्ट फंड, सी लिक्विड फंड, डी एक्टिव फंड। तो हमने देखा था कि मैनेजमेंट फंड मैनेजमेंट कॉस्ट जिसमें कम मेहनत होगी उसमें कम कॉस्ट होगा, जिसमें ज्यादा मेहनत होगी उसमें ज्यादा कॉस्ट होगा। तो हम देखते हैं एक्टिव फंड्स होते हैं उसमें अगेन बहुत ज्यादा रिसर्च की रिक्वायरमेंट होती है, फंडामेंटल एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अंदर इन एक्चुअल एक्टिव फंड्स के अंदर बहुत विगोरस एनालिसिस होता है, स्टॉक्स पर बहुत केयरफुली वॉच करना, लगातार वॉच करना, उनको इन एंड आउट करना, बेचना सेल करना। तो दीज आर कॉल्ड एक्टिव फंड्स। तो फंड मैनेजमेंट कॉस्ट इसमें सबसे ज्यादा रहती है। पैसिव फंड्स, गिल्ट फंड्स, लिक्विड, ये बहुत कंजर्वेटिव फंड्स हैं, तो इस पे कॉस्ट जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस है वो बहुत ही कम रहती हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे पास इसका आंसर हो गया डी, एक्टिव फंड में फंड मैनेजमेंट की कॉस्टिंग सबसे ज्यादा होती है। देखिए इंडिपेंडेंट ट्रस्टीज आर अप्रूव्ड बाय, अब देखिए हमने ये पहले भी स्ट्रक्चर डिस्कस किया था कि सबसे पहले स्पॉन्सर होता है, स्पॉन्सर प्रमोटर ऑफ कंपनी कह सकते हैं, ओनर ऑफ द कंपनी के बराबर होता है, फिर वो ट्रस्टी को अपॉइंट करता है। तो इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट ट्रस्टीज आर अपॉइंटेड बाय ऑप्शन ए स्पॉन्सर, देन बी सेबी, देन सी एमफी, डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे पास आंसर ए है। अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो स्पॉन्सर हो गया प्रमोटर ऑफ कंपनीज, वो ट्रस्टी अपॉइंट करता है, ट्रस्टी एएमसी अपॉइंट करता है, और एएमसीज डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स, बैंकर, आरएनटी एजेंट्स, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स के थ्रू अपना डे टू डे ऑपरेशंस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स आर पेड, डिस्ट्रीब्यूटर को क्या पेमेंट होती है। तो देखिए हम ये पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स में पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारे पास कमीशन, बी फी, देन सी सैलरी, डी ऑल ऑफ द अबव। तो डिस्ट्रीब्यूटर को जो पेमेंट होती है वो कमीशन की होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना अपने क्लाइंट्स का इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड हाउसेस के साथ, स्कीम्स के साथ रखते हैं, तो म्यूचुअल फंड हाउसेस उसी प्रोपोर्शन पर उनको ट्रेल कमीशन देती है। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या मिलता है, कमीशन। तो हमारा आंसर हो गया ए। KYC is required for option A guardian in case of minor, B HUF, C sole proprietorship of firm, D all of the above। म्यूचुअल फंड जब म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं तो KYC इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरीवन, फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपके पास ये आंसर
इसको घुमा फिरा के किसी और भी तरीके से आ जाता है, तो आप ये ध्यान कर लीजिए कि म्यूचुअल फंड के लिए केवाईसी इज द रिक्वायरमेंट फॉर एवरीवन। तो इसका आंसर हमारे पास डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ केवाईसी इज कंपल्सरी फॉर एवरी इन्वेस्टमेंट 50,000 एंड अबव, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट। तो हमने जैसे डिस्कस किया था कि केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन फॉर एवरी कंडीशंस फॉर एवरी इन्वेस्टमेंट्स। तो हमारे पास इस पर भी एक ए ऑप्शन आ गया हमारे पास आंसर। For every investments means KYC is compulsory 100%. Now next question, formula for CAGR calculation is। तो आपने CAGR calculations के बारे में डिस्कस मैंने किया था। CAGR का मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। अब इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए सबसे पहले हमारे पास ए इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स, ये नहीं है। देन P1 माइनस P0 डिवाइड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100, ये नहीं है। अगर आप ऑप्शन सी देखते हैं, एंड वैल्यू डिवाइड बाय स्टार्ट वैल्यू टू द पावर ऑफ 1 डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पीरियड फॉर विच द अमाउंट इज इन्वेस्टेड माइनस 1, दिस इज द कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। ये अगर आप देखते हैं तो हम जैसे कंपाउंडेड फॉर्मूला जो मैथमेटिक्स में हम पढ़ते थे अप्रोक्सीमेटली वही फॉर्मूला है। तो इसको आप याद करिएगा और आप कैलकुलेशंस में यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ये बाद में भी अपने करियर में फॉर्मूला अपने पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आएगा फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस। हमारे पास आंसर है सी। नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनएवी ऑफ फंड इज 15 अप्लीकेबल एग्जिट लॉट इज 1%, द परचेज एनएवी वुड बी। तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन को ट्रिकी है थोड़ा समझना है। एनएवी है 15, अप्लीकेबल एग्जिट लोड है 1%। एग्जिट लोड कब अप्लीकेबल होगा, जब रिडम्पशन होगा, जब रीपर्चेज को हम रिडम्पशन बोलते हैं। क्लाइंट जब सेल करता है या म्यूचुअल फंड हाउस जब उसको रीपर्चेज करता है उसको हम सेल बोलते हैं। बट यहाँ पर तो क्लाइंट परचेज कर रहा है तो एग्जिट लोड तो अप्लीकेबल ही नहीं हुआ। तो अब देखिए ऑप्शन आंसर्स, देखिए आंसर्स के ऑप्शंस हमारे पास हैं, ए 14.85, बी 15, सी 15.25, डी 15.65। तो हमारे पास आंसर बी है 15, क्योंकि परचेज क्या होगा, जिस पर एनएवी है उसी पर परचेज होगा, बिकॉज कोई एंट्री लोड तो है नहीं। तो देखिए जब भी परचेज की बात करें तो हम एंट्री लोड की बात करेंगे विच इज ऑलवेज एट 0। तो हमारी जो एनएवी हो गई उसी पर हमारी परचेज होगी। जब भी हम रिडम्पशन की बात करेंगे, रीपरचेज की बात करेंगे, सेल की बात करेंगे, तो फिर हमारे पास जो एप्लीकेबल एग्जिट लोड है वो हम माइनस करके हमारी एग्जैक्ट एनएवी आएगी। बट यहाँ पर परचेज है और एंट्री लोड 0 होता है, यहाँ पर कुछ मेंशन भी नहीं है। तो 15 is the NAV, तो price purchase would be the same. Next question, in case of breach of code of conduct, license is cancelled by। तो देखिए किसी भी एएमसी का म्यूचुअल फंड का अगर लाइसेंस कैंसिल होता है, अगर ब्रीच ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट हो जाता है तो कौन कर सकता है। तो हमारे पास आंसर ए एमफी, बी सेबी, सी स्पॉन्सर, डी एएमसी। तो इसका आंसर है ए, द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, एमफी। एमफी लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ट्रू इन केस ऑफ पीपीएफ। पीपीएफ मींस पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स। अब इसमें आंसर के ऑप्शंस है हमारे पास, पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटीज अवेलेबल आफ्टर 1 ईयर, इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न्स आर टैक्स फ्री, सी बोथ, नन ऑफ द अबव। हमारे पास इसका आंसर है बी, क्योंकि जो भी हमारी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी टैक्स फ्री है, जो इसमें रिटर्न्स मिलती है हमारी वो भी टैक्स फ्री है। बट हमारे पास इसमें पार्शियल फैसिलिटी आफ्टर 1 ईयर इज नॉट अवेलेबल। अगर आप थोड़ा सा इसको हम इलोबरेटिव देखते हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन यहां से हम पढ़ सकते हैं, यू कैन मेक पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम पीपीएफ अकाउंट आफ्टर 5 years। However, the maximum amount you can withdraw is capped at the lower of the two, that is 50% of the balance at the end of 4th financial year or 50% of the balance at the end of preceding year। तो आप इसमें देख सकते हैं सिर्फ हमारा बी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि पीएफ में हमारी इन्वेस्टमेंट्स और रिटर्न्स आर टैक्स फ्री होती है, और पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी 1 साल के बाद नहीं शुरू होती बल्कि 5 years के बाद शुरू होती है। तो हमारा आंसर हुआ बी। ए फिक्स्ड टर्म प्लान सीरीज इज। देखिए जब भी हम फिक्स्ड टर्म प्लान की बात करेंगे ना तो उसका मतलब होगा एक टाइम पर शुरू हुआ और एक टाइम पर खत्म हो गया, इसीलिए वो फिक्स्ड टर्म उसका नाम हो गया। अब इसके ऑप्शंस देखिए, ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड, ए फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट, ए फिक्स्ड टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो हमारे पास इसका आंसर बी आ गया, क्लोज एंडेड फंड। फिक्स्ड टर्म प्लान का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर मैच्योर हो जाना, तब तक कोई
इन्वेस्टर्स नए आ नहीं सकते, कोई बेच नहीं सकते। यस, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग जब होती है क्लोज एंडेड फंड्स की, तो वो डिफरेंट वेज से ट्रेड कर सकते हैं, बट दोबारा से उसमें परचेज और रीपरचेज नहीं होता यूनिट्स का। तो ये क्लोज एंडेड फंड हो गए, फिक्स टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पी रेशियो इज एन इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ ए कंपनीज एंटिसिपेटेड परफॉर्मेंस, इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग। देखिए, पी रेशियो क्या होता है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। सबसे पहले हम समझेंगे ईपीएस। ईपीएस का मतलब हुआ अर्निंग पर शेयर। मान लीजिए कि कंपनी के पास अगर जो प्रॉफिट है मान लीजिए 10 करोड़ का है, और उसके पास शेयर है मान लीजिए 1 करोड़ शेयर है, तो 10 करोड़ को 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो अर्निंग पर शेयर आ गया कि कंपनी का हर एक शेयर 10 रुपए कमा रहा है। अब मान लीजिए वो ट्रेड कर रहा है 30 रुपीज के प्राइस पर, तो अर्निंग पर शेयर थी 10 और ट्रेड कर रहा है 30। इसका मतलब हुआ हमारा कि इसका पी रेशो, पी मल्टीपल 3 हो गया, बिकॉज 30 डिवाइड बाई 10। अब ये इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग मार्केट प्राइस एंड डिविडेंड, मार्केट प्राइस एंड अर्निंग पर शेयर, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिविडेंड, मार्केट प्राइस एंड फेस वैल्यू। हमारे पास आंसर बी आ गया, जिसे हमने डिस्कस किया, मार्केट प्राइस और अर्निंग पर शेयर। एक अर्निंग पर शेयर जितना वैल्यू है और उसका मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस को डिवाइड कर दीजिए अर्निंग पर शेयर से, तो आपका पी रेशो और पी मल्टीपल आ जाएगा। क्वेश्चन, इन इंडिया म्यूचुअल फंड्स आर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। म्यूचुअल फंड्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में, वो ट्रस्ट की तरह काम करते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, बी कंपनी, सी ट्रस्ट, डी एनबीएफसी। तो हमारे पास आंसर सी आ गया, ट्रस्ट। हाउ फ्रीक्वेंटली एनएवी ऑफ एन इक्विटी स्कीम्स आर कैलकुलेटेड, ये भी हमने डिस्कस किया था। इक्विटी स्कीम्स की जो एनएवी है वो डेली कैलकुलेट की जाती है। तो ऑप्शन है डेली, वीकली, क्वार्टरली, वंस इन फाइनेंशियल ईयर। तो आंसर हमारे पास ए है, डेली। मार्केट क्लोज होता है 3:30 के बाद, इवनिंग में उनकी ऑटोमेटेड सिस्टम में सारे स्टॉक्स की वैल्यू कैलकुलेट होती है, और उसके बेसिस के ऊपर जो स्टॉक्स की वैल्यू कैलकुलेट होती है, उसके बेसिस के ऊपर उनकी जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए उनके प्राइसेस से, हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाती है। देन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, उसे डिवाइड कर देंगे तो एनएवी आ जाती है, नेट एसेट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जिट लोड। अगेन ए इज सेम फॉर ऑल द स्कीम, इज सेम फॉर ऑल एएमसी, सी वेरीज फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर्स, वेरीज फ्रॉम स्कीम टू स्कीम। तो हमारे पास आंसर डी है। ये भी हमने डिस्कस किया था कि हर एक स्कीम का अपना एग्जिट लोड होता है, तो ये स्कीम्स टू स्कीम डिफरेंट हो सकता है, बट यस, सेबी ने कुछ अपना मैक्सिमम एग्जिट लोड्स, मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियोज ये डिस्क्राइब किए हैं। एएमसी उससे चार्ज नहीं कर सकती, बस बट उतनी रेंज के अंदर हर स्कीम्स का अपना अपना अलग एग्जिट लोड होता है। हमारे पास आंसर आ गया, डी वेरीज फ्रॉम स्कीम टू स्कीम। इफ इन्वेस्टर इन्वेस्ट थ्रू डीमैट, कैन एएमसी आस्क फॉर केवाईसी रिक्वायरमेंट, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, बिकॉज हमने डीमैट में ऑलरेडी केवाईसी इन्वेस्टर्स की हो गई होती है, तो इसलिए जब इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड करता है और इन्वेस्टमेंट्स करता है डीमैट के थ्रू, तो एएमसी दोबारा से उसको फिर केवाईसी की रिक्वायरमेंट के लिए नहीं बोल सकती। तो हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसटीटी चार्ज ऑन इक्विटी डेरिवेटिव्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी स्कीम्स, ऑल ऑफ द अबव। ये भी हमने डिस्कस किया था। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स सभी पे चार्ज होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे भी, इक्विटी स्कीम्स पर भी, ऑल ऑफ द अबव भी, इक्विटी डेरिवेटिव्स पर भी। बट इक्विटी जो स्कीम्स होती है, म्यूचुअल सॉरी जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स पे तभी एसटीटी चार्ज होता है जब उसमें रिडम्पशन होती है। बाइंग के टाइम कोई भी एसटीटी चार्ज नहीं होता। हमारे पास इसका आंसर आ गया डी। तो गाइज, हमारी आज की वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चंस कवर करेंगे। हम इस सीरीज में आपके पास फिर से फर्दर क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर क्रिटिकल फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप इन वीडियोस को देखते रहिए डेफिनेटली। अगर आप, अगेन मैं फिर से वही स्ट्रेस करता हूँ, अगर आप ये केयरफुल वीडियोस आप देखते रहेंगे तो डेफिनेटली इस एग्जाम को बहुत आराम से क्लियर कर पाएंगे और आप अपनी नॉलेज एनहांस कर पाएंगे। अगेन गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Again, I request, if you are liking these videos, then please don't forget to subscribe this channel. और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगेन, थैंक यू वेरी वेरी मच। हैव ए नाइस डे।